नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हम कह सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसमें पूछे जाते हैं, वो चाहे छोटी हो या बड़ी नौकरी के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कुछ इस प्रकार से कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आई बात समझ में? और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ, उसके इम्पोर्टेंट भी आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए इसकी इम्पोर्टेंट के बारे में जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट कुछ इस प्रकार से हैं। मैंने इम्पोर्टेंट छाँट के रखे हुए हैं जिससे आप सभी को प्रॉब्लम्स ना हो कोई तैयारी करने में। आनंद मठ एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। कौन-सी भाषा का है? अगर जो कहीं पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ जो है वो किस भाषा में है, तो वो कौन-सी भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। कौन-सी? बांग्ला भाषा में, ठीक है। जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में की थी। अब अगर जो कहीं पूछा जाता है कि आनंद मठ की रचना जो हुई थी वो कब की थी? तो कब की थी भैया? तो 1882 ईस्वी में की थी, ठीक है। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई मैं आप सभी के लिए डेली वीडियो लेके आता हूँ जो कि जीके से रिलेटेड होती है। मैं अभी आप सभी को रीजनिंग भी देने वाला हूँ, मैथ भी दूंगा, करंट अफेयर्स भी दूंगा, सभी को आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है और कई बार पूछा भी गया है। देखिए, मैं पेपर उठाता हूँ, पहले जो इससे पहले हो चुके होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विनोबा भावे। किसने? विनोबा भावे ने। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसकी भी नोट करी है, आप इसको देख लीजिए। भूदान आंदोलन सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। अगर बात आती है, पूछता है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में। कब? 1951 में। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। अगर कोई पूछता है यह किससे रिलेटेड था, तो यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ठीक है, जिसे संत विनोबा भावे ने शुरू किया था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसी लगी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? अरविंद घोष। क्या होगा? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जान लेते हैं। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1972 को कोलकाता में हुआ था। अरविंद घोष जिन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को हुआ था। लाइफ डिवाइन पुस्तक उनके द्वारा 1939 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1939 में लिखी गई थी। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है। क्या है? प्रमुख दार्शनिक रचना है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है। ये इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? अरविंद घोष, जो कि क्या किया है उन्होंने? द डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 4। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके प्रवर्तक थे, तो कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है आप सभी के सामने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है आप सभी के सामने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विजेता थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? ये सभी आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। है आप सभी के सामने। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है या फिर कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जो आप कैलेंडर यूज करते हो, जिसमें आप तारीख देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखी जाती है, लिखी होती है, उसको आप यूज करते हो, वो किस संवत का है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक संवत का। कौन से? शक संवत का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हावड़ा ब्रिज। कौन सा? हावड़ा ब्रिज। आइए इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में भी जान लेते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में, अगर भारत की बात करते हैं तो सही जवाब क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। इसकी मैंने इंपॉर्टेंट भी रखी है, आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अभी तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में था। कहाँ पे था? इससे पहले गोरखपुर से पहले कौन था? प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में था। कहाँ पे था? खड़गपुर में, जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर, कहने का मतलब है 1072.5 मीटर थी। रीमॉडलिंग के काम के बाद
गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की संयुक्त लंबाई 1366.4 हो गई है। कितनी हो गई है? 1366.4 हो गई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है। इससे बड़ा कोई रेलवे स्टेशन अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं बना है। इसके साथ ही यहाँ पर 26 बोगियों वाली ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। 2 ट्रेनों को 26 दूना 52 बोगियों की गाड़ी एक साथ खड़ी की जा सकती है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? अगर भारत की बात करते हैं और स्टेडियम की, भैया ये तो लोकप्रिय होता है सभी का, क्रिकेट के लिए सभी का लोकप्रिय होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए, अगर इस प्रकार की कोई बात आ जाती है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी दिए गए हों, उनको खड़ा से टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अभी इसके इंपॉर्टेंट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहले इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसे पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इससे पहले अगर कोई पूछता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पुराना नाम क्या था, तो सरदार पटेल स्टेडियम था। और अगर अब की बात करते हैं तो क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। यह मोटेरा के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भैया गुजरात के रहने वाले मोदी जी, इसीलिए उसका नाम भी पड़ गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर कोई पूछता है यह कहाँ है, तो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। तो अगर स्थित जगह पूछी जाए तो मोटेरा में है। मोटेरा के अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत की बात करते हैं तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 14, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा, अगर सती प्रथा की बात करते हैं तो 1829 में। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में भी जान लेते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट करी है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। किसने प्रतिबंधित कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब प्रतिबंधित कर दिया था? तो 1829 में, दिसंबर 1829 में। ठीक है, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर, पति की मौत हो जाती थी ना, तो पति की चिता के साथ ही विधवा को जला दिया जाता था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जब ये उसके पति की मौत हो जाती थी तो उस पत्नी को भी उसी में जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी। कई बार ऐसी लेडीज होती थी कि जिनका पति खत्म हो गया तो वो चाहती थी कि मुझे जला दिया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। कुछ लेडीजें इस प्रकार से भी जो होती थी कि उनका पति खत्म होने के बाद में, एक्सपायर होने के बाद में भी नहीं चाहती थी कि मुझे भी यहाँ पर जला दिया जाए। भाई सभी को प्रॉब्लम्स होंगी अगर जिंदा जलाया जाए तो। चलिए आगे देखते हैं। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था। इसी को सती प्रथा कहते हैं, जिसका मतलब होता था पवित्र महिला। क्या होता था? पवित्र महिला। यानी कि पति के एक्सपायर होने के बाद में पत्नी को जिंदा जलाना एक सती प्रथा कहलाती थी, जिसका मतलब था पवित्र महिला। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है? राइट आंसर होगा होयसलो। क्या होगा? होयसलो। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर 15 में आपको जितने भी आते हैं 1 से लगाकर 15 तक, अगर 15 के आंसर आते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे इतने आते हैं। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कोई बंदा हमारी वीडियो को इंटरेस्ट ले रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में और एक नए अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।